जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस वेदांश क्लासेस में। जय हिंद मेरे जुगनों, आप सभी का स्वागत है वेदांश क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक रस। आज हम हिंदी ग्रामर में हमारा अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, रस। क्योंकि हिंदी ग्रामर अभी हमारे आने वाली पटवार एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ हम पटवारी या पटवार के एग्जाम में रस से टॉपिक से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ जाएंगे। जहाँ ग्रामर में से आज हम पढ़ेंगे रस के अंग के बारे में। काय के बारे में? रस के अंग के बारे में पढ़ते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ताकत देगा, और इसी के साथ एक नए जोश, एक नई उम्मीद, एक नई ताकत के साथ वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। चुनौतियाँ तुम्हारे सामने नए रूप बदल कर आएगी। देखिए जिंदगी है, जिंदगी में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई समस्याओं का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। तो चुनौतियां तुम्हारे सामने नए रूप बदल बदल कर आती है। क्या बदल कर आती है? चुनौतियां तुम्हारे सामने नए रूप बदल बदल कर आती है यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद है। क्या याद है? यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद है कि नहीं, मेरे को इस बार पटवार बनना ही है, मेरे को इस बार एमपी पुलिस क्रैक करना ही है, मेरे को इस बार सीजीए एसएससी की एग्जाम क्लियर करनी ही है। तो यदि आपको अपना लक्ष्य याद है तो हर चुनौतियां, हर परीक्षा तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य सिखा के जाएगी। कहते हैं जिंदगी में गलतियां भी हमें बहुत कुछ क्या करके जाती है, सिखा कर जाती है। कुछ नए गुण, कुछ नए एहसास देकर जाती है। तो कुछ हर चुनौतियां, हर परीक्षा हमें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का और रस के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सर रस होते क्या है? पहले रस की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। काय की बात करते हैं? रस की परिभाषा के बारे में। तो बात आती है किसकी? काव्य को। किसी भी काव्य को पढ़ते, किसी भी काव्य को पढ़ते लिखते समय, पढ़ते या लिखते समय, हम पढ़े चाहे लिखें, तो पढ़ते या लिखते समय पाठक, पाठक यानी कि कौन हुआ भैया? पढ़ने वाला। और श्रोता, श्रोता यानी कि कौन हुआ? सुनने वाला। को जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, काय की आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे ही रस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही रस कहते हैं। तो किसी भी काव्य को पढ़ते लिखते समय पाठक या श्रोता को, पाठक यानी कि पढ़ने वाला, श्रोता यानी कि कौन? सुनने वाला। पाठक या श्रोता को जो काय की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। सर रस के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया था? तो रस के बारे में सबसे पहले हिंदी शास्त्र में भरत मुनि ने बताया था। किसने बताया था? भरत मुनि नाम के एक हिंदी के कवि थे, या हम यूं कहें कि एक हिंदी के लेखक या कवि थे, जिन्होंने सबसे पहले काय के बारे में बताया था, हमें रस के बारे में बताया था। इन्होंने रस की को अपनी एक पुस्तक नाट्य शास्त्र में लिखा था। अपनी कौन सी पुस्तक? नाट्य शास्त्र में लिखा था। किस कौन सी पुस्तक में लिखा था? नाट्य शास्त्र में लिखा था। सर नाट्य शास्त्र उनकी एक पुस्तक है। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को 5वें वेद या पंचम वेद की मान्यता प्राप्त है। किसकी मान्यता प्राप्त है? पंचम वेद की मान्यता प्राप्त है। सेट पेपर में बहुत ज्यादा, क्वेश्चन पेपर में भी यह क्वेश्चन पूछा गया कि पंचम वेद की मान्यता किसे प्राप्त है, या पंचम वेद किसे कहा गया है, या 5वां वेद किसे कहा गया है? तो भरत मुनि के कौन सी पुस्तक को, नाट्य शास्त्र को क्या कहा गया है? पंचम वेद कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचम वेद कहा गया है। तो भरत मुनि ने ही सबसे पहले किसके बारे में बताया था? रस के बारे में बताया था। और उन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक? नाट्य शास्त्र में बताया था। तो भरत मुनि ने अपने इस पुस्तक में नाट्य शास्त्र की संख्या कितनी बताई थी भैया? 8 बताई थी। कितनी बताई थी? 8 बताई थी। लेकिन ये
रस के प्रकार के बारे में, रस का डिटेल एक एक उदाहरण के बारे में हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ रस के अंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि रस के अंग क्या है, इसके बारे में हम लोग कैसे क्या होते हैं, कैसे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रस के अंग के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डियर? रस के अंग के बारे में डिस्कस करते हैं। रस के अंग या भेद कितने प्रकार के होते हैं? रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने भेद, कितने अंग होते हैं? 4। सबसे पहला क्या होता है आपका? स्थायी भाव। सबसे पहला क्या होता है? स्थायी भाव। दूसरा क्या होता है आपका? विभाव। दूसरा क्या होता है? विभाव। तीसरा क्या होता है आपका? अनुभाव। और चौथा क्या होता है आपका? संचारी भाव। चौथा क्या होता है आपका? संचारी भाव। तो रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के अंग कितने होंगे आपके? 4। सबसे पहला क्या होगा? स्थायी भाव। दूसरा क्या होगा? विभाव। तीसरा अनुभाव। और चौथा क्या होगा आपका? संचारी भाव। अच्छा, संचारी भाव का एक और नाम भी है, जो भी सेट पेपर में पूछा गया है। तो संचारी भाव का एक और नाम क्या है? व्याभिचारी भाव। क्या कहते हैं इसको? व्याभिचारी भाव भी कहा गया है। क्या कहा गया है? व्याभिचारी। क्या कहा गया है? व्याभिचारी भाव भी कहा। किसको? संचारी भाव को क्या कहते हैं? व्याभिचारी भाव भी कहा गया है। क्या कहा गया है? व्याभिचारी भाव भी कहा गया है। इसके बाद सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? स्थायी भाव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? सबसे पहले स्थायी भाव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? स्थायी भाव की बात करते हैं। सर स्थायी भाव क्या होते हैं? तो वे भाव जो मनुष्य के हृदय में, कहां पर? मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। मनुष्य के हृदय में काय के रूप से? स्थायी रूप से क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। मनुष्य के हृदय में काय के रूप से? स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। मतलब ये हृदय में क्या रहेंगे? पहले से ही स्थायी रूप से विद्यमान रहेंगे। समय के अनुसार या किसी के कारण के अनुसार इनकी क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। ये क्या हो जाते हैं? हमारे भाव में जागृत हो जाते हैं। क्या जाते हैं? जागृत हो जाते हैं। तो मनुष्य के हृदय में किसके रूप में? स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। उन्हें ही क्या कहा जाता है? स्थायी भाव कहा गया है। स्थायी भाव जिसे कि ये मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, अर्थात यहाँ मनुष्य के हृदय में सोई हुई अवस्था में भी होते हैं। कौन सी अवस्था में? सोई हुई अवस्था में भी होते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं कि मनुष्य के कौन से भाव सोई हुई अवस्था में होते हैं। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? सोई हुई अवस्था में होते हैं, जो समय अनुसार क्या होते हैं? जागृत हो जाते हैं। जो समय अनुसार क्या जाते हैं? जागृत हो जाते हैं। अब स्थायी भाव की संख्या कितनी है? देखिए, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने, किसने? भरत मुनि ने, कंफ्यूज नहीं होना है, भरत मुनि ने कौन सी बुक में अपनी? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में रस की संख्या कितनी बताई है? 8। कितनी संख्या बताई है? 8। लेकिन अभी कितने? आपके 2 और मिला दिए गए थे। फिर कितने मिला दिए गए थे? 2 और मिला दिए गए थे, तो 9वां रस बन गया और एक 10वां रस बन गया। वर्तमान समय में कुल कितनी संख्या है? 11 है। वर्तमान समय में कुल कितनी है? 11। ये 8 जो कि क्या होंगे? उसके रस के प्रकार होंगे। क्या होंगे? रस के प्रकार। 9वां कौन सा हो गया आपका? शांत रस हो गया। 9वां कौन सा हो गया? शांत रस। 10वां कौन सा हो गया आपका? वात्सल्य रस। और 11वां कौन सा हो जाएगा? भक्ति रस। क्या हो जाएगा? भक्ति रस। तो ये पूरे के पूरे इनके बारे में कब डिस्कस करेंगे हम लोग? कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में, प्रकार के बारे में कब डिस्कस करेंगे? कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? केवल अंग के बारे में। तो स्थायी भाव क्या होंगे? मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान भाव को स्थायी भाव कहा गया है। ये मनुष्य के हृदय में सोई हुई अवस्था में भी होते हैं। अच्छा, इनकी संख्या कितनी मानी गई है? तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 9। इसलिए इन्हें 9 रस भी कहा जाता है। 9 रस भी कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? 9 रस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें 9 रस भी कहा जाता है। कंफ्यूज ना हो, अगर ये कहा जाए कि स्थायी भाव की संख्या या स्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो 9 है।
10 पर टिक नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है उसका रीजन आपको समझा देता हूं। प्रकार अलग चीज है, स्थायी भाव की संख्या अलग चीज है। डिफरेंट सीखना ही हमारे लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट। भरत मुनि के अकॉर्डिंग रस के प्रकार कितने हो जाएंगे 8। 2 नए रस जुड़ गए, शांत रस और वात्सल्य रस। फिर एक और रस और जुड़ गया, कितने हो गए 11 हो गए। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि रस के प्रकार कितने हैं, तो रस के प्रकार वर्तमान समय में भी कितने माने गए हैं, केवल 10 ही माने गए। कितने माने गए वर्तमान समय में भी प्रकार कितने माने गए 10 ही माने गए। सर फिर 11वां काय के लिए है, तो 11वें को अभी बताया गया है लेकिन अभी पूर्णतः मान्यता नहीं है। पूर्णतः मान्यता नहीं, पूर्णतः क्या नहीं है मान्यता नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इस तरह से भी घुमा कर पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार रस कितने प्रकार के 8 प्रकार के, और काव्य शास्त्र के अनुसार किसके अनुसार काव्य शास्त्र के अनुसार रस कितने प्रकार के, तो काव्य शास्त्र के अनुसार 9 प्रकार के। किसके अनुसार काव्य शास्त्र के अनुसार रस कितने प्रकार के 9 प्रकार के। और आंसर सब में समथिंग ये कंफ्यूज नहीं हो इसीलिए बता रहा हूं। स्थायी भाव क्या होंगे मनुष्य के हृदय में सोई हुई अवस्था में जो कि स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, समय अनुसार स्वतः ही क्या हो जाएंगे जागृत हो जाएंगे। इनकी संख्या कितनी है 9 है, इसलिए इनको 9 रस भी कहा गया है। अगर भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में रस कितने प्रकार के 8 प्रकार के। फिर 2 नए रस बताए गए, शांत रस और वात्सल्य रस। अगर नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 प्रकार के, काव्य शास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के केवल 9 प्रकार के, केवल शांत रस। वर्तमान समय में रस की कितनी संख्या है, वर्तमान समय में रस की कितनी संख्या है, तो केवल 10 है। कितनी है 10। क्या भक्ति रस को रस माना गया है या नया रस किसे कहा गया है नया रस, तो नया रस किसे कहा गया है भक्ति रस को कहा गया है। जिसे कौन सी संख्या दी गई है 11वां रस दिया गया है। अगर पटवार की एग्जाम में पीबी एग्जाम लेता है तो क्वेश्चनों को कैसे घुमाता है हमको अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि आपने भी कई बार जगह प्रैक्टिस सेट देखा, इतनी जगह से क्वेश्चनों को घुमा दिया गया है छोटी छोटी जगह से कि बस पूछो ही मत। इसलिए क्लियर कर लें कि नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग 8 प्रकार के, काव्य शास्त्र के अकॉर्डिंग 9 प्रकार के। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल प्रकार कितने हो जाते हैं 10। लेकिन अगर नया रस बताया गया तो भक्ति रस, लेकिन अभी इसे पूर्णता प्राप्त मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए अभी इसको रस के 11वां प्रकार नहीं कहा गया। पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी बारीकी से आप लोग क्या रखें याद रखें। सर शांत रस की खोज किसने की थी, तो जगन्नाथ ने की थी। जगन्नाथ नाम के हिंदी के लेखक या कवि थे जिन्होंने क्या बताया इसके बारे में बताया। ठीक है, अब कुछ एक इम्पोर्टेंट आचार्य विश्वनाथ को हम लोग भूल रहे थे, उनको भी याद रखे भैया। आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य रस को काव्य की आत्मा कहा है, काव्य की आत्मा कहा है। किसने, आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है, रस को काव्य की आत्मा कहा है। किसने, आचार्य विश्वनाथ ने ही क्या कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने ही रस को क्या कहा है, काव्य की आत्मा का। और आचार्य विश्वनाथ ने ही वात्सल्य रस के बारे में बताया था। अच्छा, किसने, आचार्य विश्वनाथ ने रस को क्या कहा है, काव्य की आत्मा का है, और आचार्य विश्वनाथ ने ही वात्सल्य रस के बारे में। तो 8 रस के बारे में कौन ने बता दिया, भरत मुनि जी ने बता दिया। 9वें रस के बारे में किसने बता दिया, जगन्नाथ जी ने बता दिया। 10वां रस वात्सल्य रस के बारे में किसने वात्सल्य रस के बारे में किसने बता दिया, आपके आचार्य विश्वनाथ जी ने बता दिया। और आचार्य विश्वनाथ ने ही क्या कहा था, क्या कहा था आपको, काव्य रस को काव्य की आत्मा कहा था। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी है।
ठीक है। तो स्थायी भाव कहलाते हैं, स्थायी भाव जो भाव मन में स्थायी रूप से विद्यमान होंगे या सोई हुई अवस्था में होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या भरत मुनि के अकॉर्डिंग कितनी है? 8 है। आज वर्तमान में कितनी है? 10 है। नवा शांत रस है, जिसके बारे में किसने बताया था? जगन्नाथ जी ने बताया था। 10वें रस के बारे में किसने बताया था? तो आचार्य विश्वनाथ जी ने बताया था। आचार्य विश्वनाथ जी ने ही रस को काव्य की आत्मा कहा। इतनी चीजें अब आपको क्या होनी चाहिए? बिल्कुल क्लियर हो। अगली चीज स्थायी भाव क्या हो गया आपका? खत्म। स्थायी भाव के बारे में, यही स्थायी भाव जो आपके प्रकार आएंगे वो हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, कल की हमारी क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमारा क्या खत्म हो गया? स्थायी भाव खत्म हो गया। दूसरा क्या होता है सर आपका? विभाव। दूसरा क्या होता है? विभाव। तो विभाव क्या होता है? स्थायी भाव के जागृत होने के कारण को, स्थायी भाव के जागृत होने के कारण को, जागृत होने के कारण को, जागृत होने के कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के क्या होने के कारण को, जागृत होने के कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। कि भैया जिस कारण से स्थायी भाव जागृत हो गया उस कारण को ही क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। अब विभाव आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव आपके 2 प्रकार का होगा। विभाव कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। एक कौन सा? आलंबन विभाव, और एक कौन सा आपका? उद्दीपन विभाव। एक कौन सा आपका? आलंबन विभाव, और एक कौन सा? उद्दीपन विभाव। सर विभाव क्या? स्थायी भाव के जागृत होने के कारण को क्या कहते हैं? विभाव। जैसे कि ये मान लिया इसके हम कहीं पर जा रहे थे, अचानक से हमने क्या देख ली? किसी गंदगी चीज को देख ली, तो मन में कैसा भाव आ गया? घृणा का भाव आ गया। तो किसके कारण? उस गंदगी के कारण घृणा का भाव आ गया, तो वो क्या हो गया आपका? उस कारण को क्या कहते हैं? विभाव। कहीं पर जा रहे थे, अच्छी चीजों को देख लिया, सुंदर चीजों को देख लिया, किसी से प्रेम का भाव जागृत हो गया तो श्रृंगार रस हो गया, तो उस कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के जागृत होने के कारण को क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। सर इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक कौन सा? आलंबन, और एक कौन सा? उद्दीपन। फिर आपका आलंबन, आपका कौन सा? आलंबन। आलंबन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। आलंबन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा? आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, और एक कौन सा? विषय आलंबन, विषय आलंबन। और एक कौन सा? आश्रय आलंबन, और एक कौन सा आपका? विषय आलंबन। प्रकार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। सर आश्रय आलंबन क्या है? मान लिया जाए कि 2 व्यक्ति हैं, श्रृंगार रस 2 प्रकार का होगा, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार रस जब नायक और नायिका के मिलने की बात की जाए तो संयोग श्रृंगार रस, बिछड़ने की बात की जाए तो वियोग श्रृंगार। तो सेम वहीं से समझिएगा कि जब नायक और नायिका के मिलने के कारण क्या उत्पन्न होगा? संयोग श्रृंगार। तो जब हम लोग मिल रहे हैं वो भाव, मेरे मन में प्राप्त जो भाव जागृत होंगे वो क्या कहेंगे? आश्रय आलंबन। क्या कहलाएगा? आश्रय आलंबन। जो स्वयं के हृदय में, स्वयं के हृदय में जो उत्पन्न होंगे, स्वयं के हृदय में क्या होंगे? उत्पन्न होंगे, वो क्या कहेंगे? आश्रय आलंबन। और जिस कारण से उत्पन्न हो रहे हैं तो उस कारण को क्या कहेंगे? विषय आलंबन। क्या कहेंगे? विषय आलंबन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं हूं, मेरे को किसी के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया। प्रेम यानी क्या? रति का भाव क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। मेरे को क्या हो गया? किसी के प्रति प्रेम या रति का भाव उत्पन्न हो गया, तो मैं क्या हो जाऊंगा? आश्रय। मैं क्या हो जाऊंगा? आश्रय आलंबन। मैं क्या हो जाऊंगा? आश्रय आलंबन। और मेरे को किसके प्रति? जिस भी व्यक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो वहां व्यक्ति क्या हो जाएगा? आपका विषय आलंबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका विषय आलंबन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जिस व्यक्ति के अंदर, स्वयं के हृदय के अंदर जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा? आश्रय आलंबन। और जिस सामने वाले, जिसके कारण जो उत्पन्न हो रहा है उस कारण को क्या कहेंगे? विषय आलंबन। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कारण पूछे जाते हैं, पूछा जाता है किसमें आश्रय आलंबन है, किसमें विषय आलंबन है। ध्यान से समझे, बेसिक समझे। उद्दीपन क्या होते हैं? उद्दीपन आलंब क्या होते हैं? जिस कारण से स्थायी भाव जागृत हो जाए और इसके बाद जो मन में तीव्रता या शीघ्रता होती है, क्या होती है? शीघ्रता उत्पन्न होती है या तेज उत्पन्न हो जाता है। जो क्या होता है? तेज उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उद्दीपन कहते हैं। मतलब भाव उत्पन्न हो जाने के पश्चात जो ललकता उत्पन्न होती है, जो शीघ्रता उत्पन्न होती है, जो आपके तेज उत्पन्न हो जाता है, उस तेज को ही क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। मतलब उद्दीप्त हो जाना, उत्पन्न हो जाना, एकदम से उद्दीपन हो जाना, उस भाव को क्या कहेंगे? उद्दीपन कहेंगे। तो स्थायी भाव के जागृत होने के कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव के प्रकार कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन क्या हो गए? दो प्रकार का, आश्रय और विषय। विषय आलंबन, आश्रय क्या होगा? जिसके हृदय में उत्पन्न होगा वो आश्रय आलंबन, और जिस कारण से उत्पन्न होगा तो उस कारण को, सामने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? विषय आलंबन। और आलंबन उत्पन्न हो जाने के पश्चात जो उसके बाद जो तीव्रता होगी, शीघ्रता होगी या तेज होगा, उसे क्या कहेंगे आप लोग? उद्दीपन विभाव कहेंगे। ये क्या खत्म हो गया? आपका विभाव, दूसरा अंग खत्म हो गया। तीसरा हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? तीसरा अंग कौन सा था? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव। तीसरा भाव क्या होगा आपका? अनुभव। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? अनुभव। सर अनुभव क्या होता है? तो स्थायी भाव जागृत हो जाने के पश्चात, स्थायी भाव जागृत हो जाने के पश्चात, जागृत होने के बाद, होने के पश्चात जो शारीरिक क्रिया होती है, जो शारीरिक क्रियाएं होती है, जो शारीरिक क्रियाएं होती है, उन्हें अनुभाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। स्थायी भाव जागृत हो जाने के पश्चात जो हमारी शारीरिक क्रिया होंगी, क्या होगी? शारीरिक क्रियाएं होंगी, उन्हें क्या कहेंगे? अनुभव कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हंसी आ गई, हास्य रस होता है, एक प्रकार है उसका हास्य रस। हंसी आने के पश्चात जो शारीरिक क्रिया होती है, कभी कभी हंसी में इधर हाथ कर देना, उधर हाथ कर देना, पैर ऊंचे कर देना, तो जो शारीरिक क्रिया होंगी वो क्या कहेंगे? अनुभव कहेंगे। कोई से, जैसे कि मान लिया किसी को इम्प्रेशन में जमाना है या किसी को डर लग रहा है, तो कभी कभी करते हैं ना, कोई उंगली दबा लेता है, कोई जीभ दबा लेता है, कोई पैर का अंगूठा दबा देता है जमीन से। तो जैसे भाव उत्पन्न होंगे, जो भी हमारी क्या होगी? शारीरिक क्रिया होती। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर अभी पढ़ाने का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो मेरे हाथ अपने आप चलते हैं। तो जो भी आपकी क्या होती है? शारीरिक क्रिया होती है। समझाने का जो तरीका होता है, जो शारीरिक क्रिया होती है, उनको क्या कहेंगे? अनुभव कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुभव करेंगे। क्या कहेंगे? अनुभव कहेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है? थोड़ा लाइक वाइक शेयर कर दिया करो। मतलब ज्यादा लाइक ही नहीं आ रही है, शेयर ही नहीं कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, फिर भी आपके लिए आप वीडियो को मतलब लाइक शेयर नहीं करते हो यार। थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो, थोड़ा फैलाओ वीडियो को। चल वापस टॉपिक पे आते हैं। तो स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात जो शारीरिक क्रियाएं होती है, उन्हें क्या कहते हैं भैया? अनुभव कहते हैं। सर अनुभव कितने प्रकार का होता है? तो अनुभव कितने प्रकार का होगा आपका? 8 प्रकार का होगा। अनुभव कितने प्रकार का होगा? 8 प्रकार का होगा। सर प्रकार कौन कौन से हैं? प्रकार लिखना जरूरी है भैया, पीईबी की एग्जाम है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। क्या निम्न में से अनुभव नहीं है? निम्न में से कौन सा अनुभव नहीं है, ये क्वेश्चन दे दे, उसका कोई ठीक नहीं भैया, कहीं से भी क्वेश्चन बना कर दे दे। तो 8 प्रकार होते हैं किसके? अनुभव के। कौन कौन से? सबसे पहला क्या होगा आपका? स्तंभ। कभी कभी स्थायी भाव जागृत होने के बाद एकदम हम ऐसे खड़े हो जाए चुपचाप, स्तंभ, तो ये कहता है स्तंभ। दूसरा क्या आता है? स्वेद। क्या होगा? स्वेद। तीसरा कौन सा होगा? रोमांच। कौन सा होगा आपका? रोमांच। मजा जाए कभी कभी, हंसी में लोटपोट हो जाए व्यक्ति, क्या हो जाए? लोटपोट, तो रोमांच। स्वर भंग। क्या हो जाए? स्वर भंग। स्वर भंग कैसा? कभी कभी डर लगे ना, मतलब कहीं नई जगह चल जाए तो
आपका गई भैंस पानी में, कर दे इनंग उनंग, बोलने में अटक जाए व्यक्ति, तो क्या हो जाए अपना स्वर भंग हो जाए। स्वर भंग के बाद क्या होता है, विवर्णता होता है। क्या होता है, विवर्णता। सर विवर्णता क्या होती है, कभी कभी व्यक्ति नई जगह पर नए इंप्रेशन में चल जाए तो चेहरे का ही रंग बदल जाए, लाल की जगह पीला, पीला की जगह क्या हो जाए, लाल हो जाए। स्वर्ण विवर्ता। अश्रु क्या होता है अगला, अश्रु। सातवां कौन सा होगा, अश्रु के पश्चात प्रलय, सातवां कौन सा होगा, प्रलय। और आठवां कौन सा होगा आपका, कंप। कौन सा होगा, कंप होगा। क्या होगा आपका, कंप होगा। तो स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, विवर्णता, अश्रु, प्रलय और कंप रहता है। कपकपाना, डरना, हिचकना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात जो शारीरिक क्रियाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं, अनुभव। अनुभव कितने प्रकार का होगा, 8 प्रकार का। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, विवर्णता, अश्रु, प्रलय और कंप। ये क्या हो गया, अनुभव हो गया। क्या हो गया, अनुभव। अब अगला क्या पढ़ते हैं हम लोग भैया, संचारी भाव। संचारी भाव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, संचारी भाव। संचारी भाव बताओ भैया, जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो संचारी भाव का एक और नाम क्या बताया था, याद है कि भूल गए? याद रखना भैया, पटवारी ने पूछ चुका है एक बार। संचारी भाव को क्या और भी कहा गया है, व्याभिचारी। क्या कहा गया है, व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी भाव क्या कहा है, व्याभिचारी भाव भी कहा है। क्या कहा है, व्याभिचारी भाव भी कहा है। संचारी भाव को क्या कहा है, व्याभिचारी भी भाव। इनकी संख्या, संचारी भाव क्या होते हैं, संचारी भाव हृदय में पानी के बुलबुले के समान होते हैं। काय के समान होते हैं, हृदय में पानी के बुलबुले के समान होते हैं। पानी के बुलबुले के समान होते हैं, बुलबुले के समान होते हैं। यानी कि इसको क्षण भंगुर भी कहा गया है। कहा गया है, क्षण भंगुर भी कहा गया है। क्या कहा गया है, क्षण भंगुर। मतलब क्षण भर के लिए पैदा होते हैं, थोड़ी सी देर के लिए पैदा होंगे फिर खत्म हो जाएंगे। स्थायी भाव जागृत रहेगा, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। क्या चलेगा, लॉन्ग टाइम। जैसे कि रास्ते पे जा रहे थे, अचानक से शेर देख लिया, डर लगे, गंदी देर तक धकधकी मची, तो वो लॉन्ग टाइम तक रहे, ज्यादा देर तक रहे। लेकिन जो थोड़े से समय के लिए रहे, कुछ क्षण के लिए, पानी के बुलबुले के समान, या जिन्हें क्षण भंगुर कहा गया है, उन्हें क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारी भाव। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 33 मानी गई। सुनो, अब यहां से भी ऑब्जेक्टिव गलत करने का तरीका, संख्या कितनी मानी गई है, 33। ऑप्शन में आज भी पूछा जाए कि सीधा सिंपल से पूछा जाए संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, 33 ही टिक करना है। क्या टिक करना है, 33 ही टिक करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में चेंज हुआ कि वर्तमान समय में कुल कितने संचारी भाव है, वर्तमान समय में कुल कितने संचारी भाव है, या नया संचारी भाव क्या जोड़ा गया है, इस टाइप से नया संचारी भाव क्या जोड़ा गया है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो चेंज करना है। नहीं तो आपको कितने बताने हैं, 33 ही बताने। सर 34वां संचारी भाव क्या है, छल। क्या है आपका, छल। 34वां संचारी भाव क्या माना गया है, छल माना गया है। और 35वां संचारी भाव चकपट्टम। चकपट्टम, पट्टर है, पट्टम है, पट्टम, चकपट्टर। क्या है, चकपट्टर है। क्या है, चकपट्टर। तो वर्तमान में ध्यान से सुने, अगर ये कहा गया कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, साफ 33 ही होती है। कितनी होती है, 33 ही होती है। वर्तमान समय में या नया संचारी भाव क्या जोड़ा गया है, 34 और 35 जोड़ा गया है। 34वां कौन सा है, छल, और 35वां कौन सा है, चकपट्टा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़े आज, रस के अंग पढ़े। क्या पढ़े, रस के अंग। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रस के प्रकार पढ़ेंगे और कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न करेंगे। कुछ इंपोर्टेंट क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। नए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किन उदाहरणों को कैसे पहचानना है, क्योंकि काव्य है, पंक्तियों के रूप में उदाहरण आएंगे। जैसे कि आपका क्या, हास्य रस आ गया, फादर ने सिलवा दिए 3 कोट 6 पेंट,
बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट, लो साहब हंसी आती है इस टाइप के। तो कहाँ पर कैसे ढूंढना है, दूरी भरे थे शोभित सामजू, जैसे बनी से सुंदर चोटी, खेलत खाले तो परगना, पग बांधे तो पीरी कछोटी, ये हो गया। तो काई के बारे में इसमें कौन सा रस है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह के उदाहरणों को कैसे पहचानेंगे, उनको कैसे लिखेंगे, उसमें कौन सा रस है, वो हमको काय में बताना है, अगले में बताना है। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इस टाइप से। अगला क्या हो जाएगा आपका, अर्जुन सुन श्री कृष्ण के वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, इस टाइप से। इसमें कौन सा रस है, किस प्रकार से रस को ढूंढा जाता है, किसमें कौन सा प्रकार लिखना है, और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन कैसे के आते हैं। इसके बाद रस की निष्पत्ति क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए कि रस की निष्पत्ति क्या होती है, ये भी हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। किसके क्लास में डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर्स में। उससे पहले वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स, आपके अगली क्लासेस आपके चैनल पर आपको मोबाइल पर हैंड टू हैंड मिलती रहे, लिंक आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, एक और चीज भूल ना जाना, क्या मत भूलना जाना, मैथ्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो इसी चैनल पर यहीं पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। मैथ्स भी क्या किया जा रहा है, यहीं पर पढ़ाया जा रहा है। अभी आपका नंबर सिस्टम चल रहा है, फर्स्ट क्लास क्या चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है, जहां पर फर्स्ट वीडियो में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, दूसरे पार्ट में क्या है, विभाज्यता के नियम है, इसके बाद थर्ड पार्ट में टॉप क्वेश्चंस कराए गए, फोर्थ जो आएगा यहाँ पर भी हम लोग कितने करेंगे, इसके टॉप क्वेश्चन से पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको 4 टाइप्स के क्वेश्चन समझा दिए, और हर टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन लिए गए, और क्वेश्चन भी ऐसे हैं कि किसमें क्या कंफ्यूज आता है। जो आपकी अगली सीरीज आएगी उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। तो यहाँ आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाला है, जो कि आप लोग कल की क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।